हेलो एवरीवन, दिस इज राज सर। तो आज है डे 2 और डे 2 में हम बात करने वाले हैं चैप्टर सेकंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, तो इसके क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। जैसा कि मैंने डे 1 अपलोड कर दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिए और फिर डे 2 को देखिए। डे 2 कहे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ऐसे हम 13 डेज में और क्लास 12th बायोलॉजी के सारे 13 चैप्टर ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप मिस नहीं करिए, आप डेली का डेली फर्स्ट सेकंड और ये वीडियो देखते जाइए ताकि आपका विद इन 2 वीक में आपका पूरा 12th बायो कंप्लीट हो सके। तो स्टार्ट करते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ पर अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या है, सेक्सुअली की एसेक्सुअली, तो आपको पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है आपका, सेक्सुअली। ह्यूमन क्या है, ओविपेरस है, विविपेरस है या ओवोविपेरस है। ओविपेरस वह होते हैं जो एग लाइंग होते हैं। अगर हम लोग क्या कराते हैं, वर्त कराते तो हम लोग क्या है आपके विविपेरस। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है हमारे अंदर, एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल। तो यहाँ पर एक्सटर्नल नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है आपका, इंटरनल होता है। ओके, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेल एंड फीमेल गैमीट आर। तो आपका जो मेल और फीमेल गैमीट, ये दोनों गैमीट्स होते हैं, तो ये क्या है, डिप्लॉइड्स हैं कि हैप्लॉइड्स। तो अगर हम बात करें गैमीट्स की तो गैमीट्स हमेशा कैसा होता है आपका, हैप्लॉइड्स। ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, हैप्लॉइड्स। फिर जाइगोट इज, तो जाइगोट क्या है आपका 2n होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड्स बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम, ओवम कब रिलीज होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 14 डे है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 स्टार क्वेश्चन। ओवम कब निकलता है, 14 डेज निकलता है मेच्योर फॉलिकल से। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। ओके, तो यहाँ पर ओव्यूलेशन इज राइट नाउ। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जी, ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड वाया हार्मोन इज कॉल्ड। तो ओव्यूलेशन किस हार्मोन्स के द्वारा इंड्यूस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका LH। ओके, LH को हम क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। फिर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड। तो आपको पता है जब मेल और फीमेल दोनों मिल जाते हैं तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो आपको लिखना है कि फैलोपियन ट्यूब ऑफ एम्पुला, है ना, कहाँ पर, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब या फिर फैलोपियन ट्यूब भी ले सकते हो, है ना। तो फैलोपियन ट्यूब ऑफ एम्पुला या फिर एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। द जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म, फिल इन द ब्लैंक्स, इज इम्प्लांटेड इन यूटेरस। ओके, तो जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म ब्लास्टोसिस, जाइगोट डिवाइड करेगा, क्या बनाएगा, ब्लास्टोसिस बनाएगा, और इम्प्लांट हुई कहाँ पर, यूटेरस में। तो यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट इज राइट नाउ, ब्लास्टोसिस्ट। द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड द मस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द फीटस, ऐसा स्ट्रक्चर जो फीटस और यूटेरस दोनों को कनेक्शन देता है, तो उसका नाम क्या है, प्लेसेंटा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, 10 स्टार क्वेश्चन। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया, है ना। तो इस तरीके से ये आंसर है। पहला सेक्सुअली हो जाएगा, विविपेरस हो जाएगा, इंटरनल, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ओव्यूलेशन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब, ब्लास्टोसिस्ट एंड प्लेसेंटा। क्वेश्चन सेकंड, तो क्वेश्चन सेकंड में आपको क्या करना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है। तो आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करना रहेगा। मेल और फीमेल में एक डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई आ सकता है ना, तो इंपॉर्टेंट है इसको बनाना, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये दोनों ही आपको क्या करना है, ट्राई करना है, उसको बना के देखना है। फिर अगर हम बात करें कि राइट द टू मेजर फंक्शन ऑफ ईच टेस्टिस एंड ओवरी। अब टेस्टिस क्या होता है, ओवरी क्या होता है, तो आपको पता है कि भाई मेल में जो स्ट्रक्चर होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसको हम टेस्टिस बोलते हैं, और जो फीमेल में स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे अपन फंक्शन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो पहली बात तो ये जो मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजुआ बोलते हैं। और स्पर्मेटोजुआ जब बनता है तो इसके बनने की कहानी को बोलते हैं हम
स्पर्मेटोजेनेसिस, अभी अपन देखेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर द लीडिंग सेल ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूबल्स सीक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन। तो जो लीडिंग सेल होती है, लीडिंग सेल, तो लीडिंग सेल एक हार्मोन्स निकालती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। उसी को अपन क्या कहते हैं? एंड्रोजन। और एंड्रोजन ही टाइप का है, एक तरह का टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर द टेस्टोस्टेरोन एड्स द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जो भी हमारे अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं, जैसे कि आवाज में भारीपन आना, दाढ़ी मुचका आना, है ना, और इरेक्शन ऑफ पेनिस, एंड जितने भी आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं, तो ये कौन लाता है? आपका टेस्टोस्टेरोन। इसी को बोलते हैं हम मेल हॉर्मोन्स। क्या बोलते हैं इसको? मेल हॉर्मोन्स। मतलब अगर हम लड़का हैं तो इस हार्मोन की वजह से, किसकी? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। यही सारे हमारे अंदर कैरेक्टर लाता है लड़कों जैसे। फिर अगर हम फंक्शन ऑफ ओवरी की बात करें बेटा, तो ओवरी क्या होती है भाई? पेयर होती हैं, 2 ओवरी होती हैं, और टेस्टिस भी 2 होते हैं। तो ये ओवरी होती हैं, तो ये फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। तो ये फीमेल गैमेट्स निकालते हैं, उसको अपन ओवा बोलते हैं। और ओवा बनने तक की कहानी को बोलते हैं oogenesis। वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की कहानी को बोलते हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और यहाँ पर ओवम का फॉर्मेशन हुआ तो उसको अपन क्या बोलेंगे? oogenesis। तो द ग्रोइंग ग्रेफियन फॉलिकल्स सीक्रेट मेल्स फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। तो जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होती हैं, अभी अपन देखेंगे जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होती है, होती क्या है? तो ग्रेफियन फॉलिकल्स से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं उसको अपन बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं इसको? एस्ट्रोजन। एंड एस्ट्रोजन हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल। मतलब ये फीमेल वाला हार्मोन्स है, कौन? एस्ट्रोजन। मेल वाले हार्मोन्स की नाम टेस्टोस्टेरोन, लेकिन यहाँ पर फीमेल्स के हार्मोन्स का नाम क्या हो जाएगा? आपका एस्ट्रोजन। तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेमनीफेरस ट्यूबल्स को आपको बताना है। सेमनीफेरस ट्यूबल्स क्या होती है ना? तो इसको अपन को देखना है। तो अगर हम सेमनीफेरस ट्यूबल्स की बात करें, तो सेमनीफेरस ट्यूबल्स में क्या है कि सपोज है हमने एक रफली ट्यूबल्स बना दी, ओके, तो इसमें हमने क्या कर दी? सेमनीफेरस ट्यूबल्स की बात करें तो ये कहाँ पर होती है? टेस्टिस में होती है। चलो इसको मैं डायग्राम पर ले चलता हूँ। चलो पहले मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर सेमनीफेरस ट्यूबल्स हमने कितनी बनाई? 1 2 3, 1 2 और 3 सेमनीफेरस ट्यूबल्स बनाई। अब जो 3 सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती हैं, तो इनके अंदर क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या होती है? लीड सेल होती है। यहाँ पर कौन सी सेल? लीड सेल। ये लीड सेल हो गई। और लीड सेल से क्या निकलेगा? आपका एंड्रोजन। क्या निकलेगा? एंड्रोजन। फिर यहाँ पर क्या होती है? बीच में होती है आपकी सर्टोली सेल, है ना? कौन सी सेल? सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं किसको? स्पर्मेटोजोआ। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो सेल्स रहेंगी यहाँ पे, तो ये यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ रहता है ना? तो ये सर्टोली सेल क्या करती है? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ना? तो ये इसका डायग्राम देख लेता हूँ थोड़ा सा, इस तरीके से देखते हैं। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स हैं वो कितनी है? 1 से लेके 3 सेमनीफेरस ट्यूबल्स हैं। और अगर हम एक टेस्टिस की बात करते हैं, एक टेस्टिस है, इसमें आउटर जो मेम्ब्रेन रहती है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनेसिस बोलते हैं, जैसे ये लिखा है ना? ट्यूनिका वेजाइनेसिस। जो मिडिल लेयर रहती है, मिडिल लेयर का अपन क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्वुजिनिया। देखो ये आउटर है, ये मिडिल है, इसको हम एल्वुजिनिया बोलते हैं। और लास्ट वाली लेयर रहती है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेसिकुलेसा। कभी कभार क्या होता है कि अच्छा, ये टेस्टिस के बाहर देखो, ये टेस्टिस है, ये क्या है? पूरा आपका टेस्टिस है। टेस्टिस के बाहर ही लेयर होती है। कभी कभार क्या होता है, जो वेजाइनेसिस होती है इसमें पानी भर जाता है, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोसील। इसमें क्या होता है कि इसमें टेस्टिस बड़ा बड़ा हो जाता है, और इससे जो पेशेंट रहता है उसको ये फ्लूइड को बाय द मीडियम ऑफ इंजेक्शंस इसको हम निकाल लेते हैं, मतलब डॉक्टर के माध्यम से। तो यहाँ पर देखो, ये आपके कंपार्टमेंट है, आप जो देख पा रहे हैं ना, देखो ये कंपार्टमेंट है। तो ऐसे लगभग कितने? 250 कंपार्टमेंट होते हैं एक टेस्टिस में। तो दोनों टेस्टिस से कितने कंपार्टमेंट? 500। और एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती हैं, जैसे कि आप रेड रेड देख पा रहे हैं ना, ये देखो 1 2 3। तो ये 3 सेमनीफेरस ट्यूबल्स हैं, ये जहाँ पर मिलती हैं तो उसी पोर्शन को हम रेडियोटेस्टिस बोलते हैं। इसके बाद ये देखो इस तरीके से, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कुछ आ रहा है इस तरीके से, है ना? तो इसी को अपन क्या बोलते हैं भाई? इपिडायमिस बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलेंगे? इपिडायमिस बोलेंगे।
ठीक है ना। फिर उसके बाद ये जो आपकी लाइन आती जाती है इसको अपन क्या बोलते हैं, वॉस डिफरेंस बोलते हैं। और अगर हम वॉस डिफरेंस की बाद बात करें तो ये क्या है आपका टेस्टिस है। अब हमने क्या किया, उन सेमनीफेरस को देखो, ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स हैं, 1 2 और 3। तो ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स है कितने, 1 से लेके 3। तो यहाँ पर लीड एक्सेल है, और लीड एक्सेल क्या निकालती है आपका एंडोजन, क्या निकालती है एंडोजन। और एंडोजन का दूसरा नाम क्या है टेस्टोस्टेरोन। फिर इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, जो सर्टोली सेल रहती है, सर्टोली सेल कहाँ पर है, ये देखो बीच में, ये देख पा रहे हैं ना, ये सर्टोली सेल देखो, ये जहाँ पर मैं राउंड कर रहा हूँ, ये बीच में है। तो सर्टोली सेल ये इसको अपन नर सेल बोलते हैं, और जो क्या करती है न्यूट्रिशन देती हैं, किसको देती हैं सर, ये स्पर्मेटोगोनिया रहता है। और ये जब म्यूसिस करता है तो क्या बनता है, स्पर्म बनता है, ठीक है ना। स्पर्मेटोगोनिया जब म्यूसिस करेगा तो क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। अब यही कहानी सर्टोली सेल में अपन को देखना है। तो डायग्राम देख पा रहे होगे, चलो देखो। तो यही कहानी लिखी बेटा इसमें कि द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन द हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूबल्स। जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इसको अपन ने सेमनीफेरस ट्यूबल्स बोला। तो ये ट्यूबल्स लोकेटेड इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, है ना। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने कंपार्टमेंट में है, 250। तो सेमनीफेरस ट्यूबल्स लाइन बाय द जर्मिनल एपिथेलियम, इट इज लाइन ऑन इट्स इनर साइड टू टाइप ऑफ सेल। देखो अंदर की तरफ दो तरह की आपको सेल मिलेगी, है ना। अंदर की तरफ दो तरह की आपको सेल मिलेंगी, सर कौन कौन सी। तो सबसे पहले मिलेगा आपको स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा क्या मिलेगा आपको, सर्टोली सेल। अब जो स्पर्मेटोगोनिया रहता है, तो स्पर्मेटोगोनिया का फंक्शन बताना है, और उसके बाद हम देखेंगे सर्टोली सेल का फंक्शन देखेंगे ना। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या है, मेल जर्म सेल होता है, और जो क्या करता है, प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब ये क्या करेगा आपका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। कौन, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इनमें हो जाएगा म्यूटिक डिवीजन। तो प्राइमरी से क्या बनेगा, फिर सेकेंडरी बनेगा, क्या बनेगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। तो प्राइमरी बना, फिर में डिवीजन हुआ तो क्या बना, सेकेंडरी। फिर इनकी बात क्या बनेगी, आपके स्पर्मेटेड बनेंगे, क्या बनेंगे, स्पर्मेटेड। और इनमें मेटामॉर्फोसिस होगी, और ये बन जाएंगे आपके मेल गैमेट, और मेल गैमेट को अपन क्या नाम से जानते हैं, स्पर्मेटोजोआ। तो सीधी बात है, स्पर्मेटोगोनिया से अपना क्या बन गया, आपका स्पर्मेटोजोआ बन गया। फिर दूसरी सेल आती है, और दूसरी सेल का नाम है सर्टोली सेल। दूसरी सेल का नाम क्या है आपका, सर्टोली सेल। तो इसको हम नर सेल के नाम से भी जानते हैं। और दिस टेसिस दे प्रोवाइड द नरिशमेंट ऑफ जर्म सेल। ये जर्म सेल को क्या करती है भाई, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। दे आर लार्ज पॉलीगोनल सेल इज नॉन इज द इंटरेस्टियल सेल या लीडिक सेल। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, इंटरेस्टियल और लीडिक सेल। और लीडिक सेल्स क्या होती हैं, सेमनीफेरस से जस्ट पास में होती हैं, और ये क्या करती है, हॉर्मोन्स निकालती है। उस हॉर्मोन्स को अपन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका लीडिक सेल। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो यही कहानी इसमें पूछी उसने फिर से कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। तो आपको पता है कि भाई स्पर्म के बनने की कहानी को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। आपका स्पर्म बनेगा, और इसी को कहानी को बोलते अपन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सर ये स्पर्म कहाँ पर बनेगा, मेल में बनेगा। और ये बन कहाँ पर रहा था, अभी तो अपन ने देखा कि आपका जो स्पर्म था ये सेमनीफेरस ट्यूबल से बन रहा था। कहाँ पर बन रहा था आपका, सेमनीफेरस ट्यूबल्स में। ओके, तो आपका स्पर्म बनेगा, देखो ये आपकी क्या है, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से अपन ने 3 सेमनीफेरस ट्यूबल्स बना ली। ये आपका इंडस्ट्रियल सेल है ना। और ये है बीच में क्या है आपकी सर्टोली सेल। बीच में क्या है आपकी सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल क्या दे रही है, न्यूट्रिशन दे रही है, या इसी को हम नर सेल कहा भाई, सर्टोली सेल को। फिर ये आपके रहते ये स्पर्मेटोगोनिया, है ना। बाद में यही स्पर्म बनते हैं। तो ये स्पर्मेटोगोनिया रहते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया जब बड़ा हो जाता है तो बन जाता है आपका स्पर्म। तो स्पर्म कहाँ पर बनता है आपको ध्यान रखना है, सर्टोली सेल में। और
तो देखो, ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस द डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया, इसी को हमने क्या कहा, मेल जर्म सेल, इंक्रीज इन साइज टू फॉर्म डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड। मतलब ये स्पर्मेटोगोनिया है, इस साइज को बढ़ाएगा और साइज को बढ़ा के ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बनाएगा। फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगी, म्यूटिक डिवीजन होगी, मतलब फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होगी। और फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हुई तो इसने क्या बनाया आपका, प्राइमरी से क्या बनेगा, अच्छा जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड है ये क्या है आपका, डिप्लॉयड है, क्या है ये 2n है। और 2n जब बना तो इसने क्या बनाया, म्यूसिस में क्या होता है हमेशा आधा हो जाता है, तो बनाएगा आपका n, क्या बनाएगा ये n। अब n में भी क्या होगा भाई, म्यूसिस सेकेंड होगी, क्या होगी, म्यूसिस सेकेंड। और आपको पता है म्यूसिस सेकेंड तो जस्ट लाइक माइटोसिस है ना, तो यहाँ पर इससे भी n, इससे भी n, इससे भी n और इससे भी n, तो ये कितने हो गए आपके 4n, 1 2 3 4, और इन्हीं से क्या बन जाएंगे आपके स्पर्मेटोजुआ, 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 स्पर्मेटोजुआ। और फाइनली जब यही पूरे मिक्सचर हो जाएंगे तो इसी का अपन क्या नाम देंगे, स्पर्म, क्या नाम देंगे, स्पर्म। तो यही कहानी है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो यही लिखा है इसमें। रिडक्शन डिवीजन होगा, फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, स्पर्मेटोसाइट इनको कहेंगे, इन ईच सेकेंडरी spermatocyte then the undergoes second mutic division, uses second and is to form 2 equal haploid spermatid, and the diploid spermatogonium produce 4 haploid spermatid, and these spermatid are transported into the spermatozoa या sperm by the process is called spermiogenesis। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, इंपोर्टेंट है, 10 स्टार। तो आपको बता देना है कि जब कोई स्पर्मेटोजुआ या स्पर्मेटेड स्पर्म में बन जाता है तो उसी को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो वही कहानी लिखी हुई। देखो जो अपन ने थ्योरी में पढ़ा तो थ्योरी को पढ़ना है तो वो कर सकते हो, या फिर इस डायग्राम को कर लो, तो सब वही लिखा बिल्कुल सेम। पहले स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है आपको पता है, स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन, और इसी को बोलते हैं अपन स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें स्पर्मेटोगोनिया ये क्या है, डिप्लॉयड है, इनमें माइटोसिस होगा तो बनेगा आपका प्राइमरी स्पर्म, जो भी क्या है डिप्लॉयड है। इनमें फिर से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो ये क्या आप एन। इनमें क्या होगी, फिर से म्यूसिस सेकेंड होगी तो ये बनेगा आपका एन बनेगा, कितनी एन, 1 2 3 4, 4 एन बन गए। फिर इसके बाद ये डिफ्रेंशिएट होंगे, स्पर्मियोजेनेसिस होगी और इससे स्पर्म बन जाएगा, और स्पर्म या इसी को अपन क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजुआ बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको बताना है कि रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये रेगुलेट कैसे होता है हमको ये बताना है। देखो तो रेगुलेशन के लिए अपन चलते हैं, हाँ अगर हम बात करें बेटा रेगुलेशन ऑफ स्पर्म, ओके, तो यहाँ पे आते हैं रेगुलेशन ऑफ स्पर्म, ये तो ये अगर हम बात करें कि हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल, मेल में हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है, तो आपको पता है हाइपोथैलेमस क्या होता है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो ये क्या करता है GnRH निकालेगा, है ना। GnRH क्या करता है भाई, इसका टारगेट क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी, तो यहाँ पर ये गोनेडोट्रोपिन रिलीज करेगा, FSH और LH, ये दो निकल गए। तो द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंडोजन। तो अब सपोज अगर हम एंडोजन की बात करें तो पहले एंडोजन आया कहाँ से, देख लेते हैं। तो FSH निकला, LH निकला, तो ये FSH कहाँ पर जाएगा, सर्टोली सेल के अंदर, और LH कहाँ पर जाएगा, लीडेक्स सेल में जाएगा। लीडेक्स सेल और सर्टोली सेल आपको पता है, ये सर्टोली सेल थी और इसके बाहर क्या थी, लीडेक्स सेल थी। तो लीडेक्स सेल सर्टोली सेल्स में सेम फैक्टर, और ये क्या बनाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस करने में कौन हेल्प करेगा, आपका FSH, और LH क्या करेगा, एंडोजन को बनाएगा, और ये स्पर्म का फॉर्मेशन करने में क्या करेगा भाई, मदद करेगा। तो कहने का मीन्स ये LH आपके स्पर्म का फॉर्मेशन करवा रहा है। और अगर हम बात करें
आपका जो सर्टोली सेल है FSH है, तो FSH क्या करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस कराएगा। क्या कराएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो स्पर्मेटेड होते हैं तो इनको हमने स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट कर लिया, और उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यही लिखा बेटा कि जो FSH है और LH है आर द सीक्रेटेड गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स by hypothalamus, and these hormones are involved in the regulation of process of spermatogenesis, and FSH act on cytolysin and LH act on leading cell the testis and stimulate the process of spermatogenesis। तो वही सारा इसमें लिखा है। अब देखते हैं हम डिफरेंस भी देखो पूछ लिया कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है और स्पर्मिएशन क्या है। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्मिंग द स्पर्मेटेड इनटू मेच्योर स्पर्मेटोजुआ। सीधी बात है, स्पर्मेटेड मेच्योर स्पर्मेटोजुआ बनता है तो उसी को बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। फिर स्पर्मिएशन क्या है, इज द प्रोसेस व्हेन द मेच्योर स्पर्मेटोजुआ रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूबस। अब देखो जैसे यहां पर 1 2 3, ये क्या थी आपकी नॉर्मली सर्टोली सेल। सर्टोली सेल यहाँ पर देखो, सर्टोली सेल की बात करें तो सर्टोली सेल अंदर थी, और सर्टोली सेल क्या देख रही थी, न्यूट्रिशन दे रही थी। न्यूट्रिशन देने वाली सेल को सर्टोली सेल कहा। तो यहां से निकलकर कहां पर पहुंचेगा, ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में। उसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन स्पर्मेशन। मतलब सर्टोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में पहुंच जाती है, उसी को बोलते हैं अपन स्पर्मिएशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमको स्पर्म का डायग्राम बनाना, बहुत अच्छा डायग्राम बनाना। आप स्पर्म और ओवम से क्वेश्चन आएगा आपका ना, ध्यान रखना। इसमें एक्रोसोम बना देना है, न्यूक्लियस बना देना है, सेंट्रियोल बना देना है। ठीक, तो इस तरीके से आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते बेटा। तो इसमें हमको बताना है सेमिनल प्लाज्मा की फंक्शन। तो जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, अगर हम बात करें सीमेन, तो सीमेन इज अ कंपोज ऑफ द स्पर्म। सीमेन में क्या रहता है, स्पर्म रहता है और साथ में सेमिनल प्लाज्मा रहता है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें मेनली क्या रहता है, ये बहुत अच्छा इंपोर्टेंट है। यहाँ पर क्या रहेगा, इसमें म्यूकस रहेगा, स्पर्मेटोजोआ रहेगा, वेरियस सीक्रेशन एंजाइम ग्लैंड्स एंड सेमिनल प्लाज्मा रिच। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, किसमें सबसे ज्यादा क्या है, तो फ्रक्टोज, कैल्शियम, एस्कॉर्बिक एसिड एंड सर्टेन एंजाइम होते हैं। और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म। तो ये सेमिनल प्लाज्मा की कहानी आपको जानना पड़ेगा। अब हम देखते हैं मेल एसेसरी डक्ट और मेल एसेसरी ग्लैंड, इनमें क्या डिफरेंस है ये देखना है। तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले अगर हम मेल एसेसरी डक्ट की बात करें तो ये कौन कौन सी हो जाएंगी। मेल एसेसरी डक्ट में आ जाएगा आपका वॉसफरेंसिया, एपिडाइमिस, वॉस डिफरेंस एंड रीटेड टेस्टिस। तो ये हो जाएंगी आपकी डक्ट हो जाएंगी, है ना, ये डक्ट हो जाएंगी। फिर आता आपका ग्लैंड। तो ग्लैंड हो जाएंगी कौन सी, तो प्ले ऑन द टेम्परेरी ट्रांसपोर्ट ऑफ द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द स्पर्म ऑन द कॉन्ट्रेरी मेल एसेसरी ग्लैंड, आ गया ना, ग्लैंड्स होगा। तो इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा आपका सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड दीज ग्लैंड द सीक्रेट फ्लूइड। ये फ्लूइड निकालती हैं जो लुब्रिकेट करती रखती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पर्म को। एंड द स्पर्म गेट डिस्पर्स इन द फ्लूइड विच मेक द ट्रांसपोर्टेशन इनटू द फीमेल बॉडी ईजियर। तो ये बता रहा हूँ मैं। एंड फ्लूइड इज अ रिच फ्रक्टोज, एस्कॉर्बिक एसिड, सर्टेन एंजाइम एंड दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द स्पर्म। मतलब देखो ऐसे समझो कि सपोज, चलो मैं डायग्राम पर ही ले लेता हूँ ना, इसको डायग्राम पर ले, एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं होता इसका। तो यहाँ पर अपन डायग्राम पर चलते बेटा सबसे पहले, और डायग्राम में हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। देखो
तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये टेस्टिस है। ये क्या है? टेस्टिस। यहाँ से बहुत सारी टेस्टिस निकला, वॉस एफ्रेंशिया गया, पहले एफ्रेंशिया, फिर ये एपिडेमिस, फिर वॉस डिफरेंशिया। पहले वॉस एफ्रेंशिया। सबसे देखो, इसकी ट्रिक है आपको रीड एज पीसी। ये तो सबसे पहले रीटेटेस्टिस आ गया आपका ये। फिर दूसरा क्या है? एपिडिडाइमिस, वॉस एफ्रेंशिया एपिडाइमिस। फिर क्या है आपका? वॉस एफ्रेंशिया, फिर एपिडाइमिस। फिर क्या आ जाएगा आपका? वॉस डिफरेंस। क्या आ जाएगा? वॉस डिफरेंस। फिर वॉस डिफरेंस के बाद आ जाएगा, देखो ये वॉस डिफरेंस हो गया आपका, ये आ जाएगा वॉस डिफरेंस। यहाँ से कहानी चलती आ रही, वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंसिया के बाद ये आ जाएगा आपका कहाँ पर? एम्पुला। ओके, सोइलेंस ऑफ पोर्शन होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एम्पुला, है ना। तो एम्पुला, और एम्पुला की बात आ जाएगा फिर सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स देख पा रहे हैं ना, ये है आपकी सेमिनल वेसिकल्स। देखो सेमिनल वेसिकल्स, ये देखो, देख पा रहे हो? देखो डायग्राम में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये सेमिनल वेसिकल्स हैं। तो ये सेमिनल वेसिकल्स, फिर उसके बाद आ जाएगी आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। तो प्रोस्टेट ग्लैंड देखो, ये आपकी क्या है? आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, ये 1 होती है। और इसके बाद आ जाएगी फिर आपकी काउपर ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो ये पी के समान होती है, मटर के समान। फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से आ जाएगा आपका क्या? ये यूरेथ्रस मीटस। और इस तरीके से ये यूरेथ्रा और ये लार्ज ग्लैंड्स पेनिस होता है ना। और उसके बाद यहाँ से हम यूरिन्स को और स्पर्म को बॉडी के बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो बेटा कि 2 तरह की प्रोडक्ट है यहाँ पे। एक तो देखो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसकी लोकेशन क्या है? पेल्विक रीजन। और इनमें क्या क्या प्रेजेंट है? आपकी एसेसरी ग्लैंड, देखो एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट है। और दूसरा एसेसरी डक्ट, देखो ये लिखा, ये क्या लिखा आपका? एसेसरी डक्ट प्रेजेंट है। तो डक्ट में तो आपको पता ही चल गया कि टेस्टिस, एपिडाइमिस, वॉस एफ्रेंशिया और वॉस डिफरेंशिया, है ना। ये डक्ट हो जाएंगी। फिर ये ग्लैंड में आपका सेमिनल प्लाज्मा, प्रोस्टेट ग्लैंड और वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये देख लेते हैं। तो सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज रहता है, कैल्शियम एंजाइम रहता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की बात करें तो ये क्या करती है? एक फ्लूइड निकालती है। मतलब देखो होता क्या कि जैसे यहाँ से, चलो यहाँ से स्पर्म बनना, यह जाएगा जाएगा जाएगा, इस तरीके से जाएगा और ऐसे ऐसे जाएगा और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ सेमिनल वेसिकल्स क्या करती है? अपना फ्लूइड निकालती है ना। स्पर्म के रिलीज होने के पहले ये फ्लूइड निकलता है और ये पेनिस के द्वारा पेनिस से बाहर निकल जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड डिस्चार्ज। और फ्लूइड डिस्चार्ज में क्या रहता है? फ्रक्टोज रहता है, कैल्शियम रहता है, एंजाइम रहता है। तो सर ये पहले क्यों निकल रहे हैं? तो पहले इसलिए निकलते बेटा क्योंकि स्पर्म का नेचर खराब ना हो जाए। मतलब ये फर्टिलाइजन के पहले ये पेनिस से कुछ रिलीज होता है, तो उसी को बोलते हैं अपन सेमिनल प्लाज्मा। फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या निकालती है सर? ये क्या करती है? पेनिस को लुब्रिकेट करती है, मतलब उसको मतलब स्मूथी बनाएगी या ऑयली सब्सटेंस चिकना बनाती है ना। कौन? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। व्हाट्स डिफरेंस? रिसीव द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज अ एजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या होता है? एजैकुलेटरी डक्ट। देखो अगर हम बात करें कि सपोज दैट ये वॉस डिफरेंस है, ये क्या है? वॉश डिफरेंस है। चलो ये वॉश डिफरेंस है, ठीक है ना। और दूसरी बात सेमिनल वेसिकल्स। अब देखो ये क्या है आपका? अरे चलो कोई बात नहीं। ये क्या है आपका? सेमिनल वेसिकल्स। ये भी क्या है आपका? सेमिनल वेसिकल्स। अब देखो ये भी इसकी डक्ट सेमिनल वेसिकल्स की डक्ट, और यहाँ पे आपकी किसकी? नॉर्मली जो आपका क्या नाम, जो यूरेथ्रल यहाँ पर ओपन हो रहा, तो यहाँ पर वॉस डिफरेंस। तो वॉस डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स दोनों की डक्ट मिल जाएंगी। देखो ये दोनों की डक्ट मिल रही, तो इनसे जो डक्ट बनेगी उसी डक्ट को बोलते हैं एजैकुलेटरी डक्ट। क्यों? क्योंकि सेमिनल वेसिकल से क्या आया आपका? सीमेन आया, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? स्पर्म। और दोनों मिलेंगी तो जो निकलेगा
तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, एजैकुलेटरी डक्ट। या फिर यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर भी तो यहाँ पर मिल रहा है ना, तो तीनों जब मिलते हैं यहाँ पर तो उसी को बोलते हैं एजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो आई थिंक समझ पा रहे होगे। अब हम वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब देखते बेटा oogenesis क्या है ना। oogenesis क्या है, तो oogenesis सबके नाम से है कि भाई ओवा का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। तो oogenesis की बात करें तो oogenesis सबसे पहले प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर ओवम फ्रॉम द oogonia इन फीमेल। oogonia से जब मेच्योर ओवम बन जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। तो इट टेक प्लेस इन ओवरी, ये कहाँ पर होती है, ओवरी में। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर हो रही थी भाई, स्पर्म का बनना कहाँ पर हो रहा था, आपका टेस्टिस में। तो यहाँ पर ओवरी का बनना कहाँ पर, ओवरियूज का बनना या ओवम का बनना है कहाँ पर, ओवरी के अंदर। तो ड्यूरिंग द oogenesis अ डिप्लॉयड oogoनियम या एग मदर सेल इंक्रीज साइज। सबसे पहले ये आपका क्या करेगा, जो oogonia रहेगा ये साइज में बढ़ेगा, है ना। ये देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका oogonia है, ये क्या आपका oogonia है। और oogonia क्या करेगा, ये साइज में बढ़ेगा, ये क्या हो जाएंगे भाई, साइज में बढ़ेंगे। और जैसे ही साइज में बढ़ेगी है तो साइज एंड गेट ट्रांस इनटू द डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte। तो जैसे ही ये बढ़ेंगे तो इनमें क्या बनेगा आपका प्राइमरी oocyte। देखो ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये आपका क्या बना, आपका प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte जब बन जाएगा तो अंडरगोज द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। तो प्राइमरी oocyte कैसे बना, म्यूसिस फर्स्ट, मतलब फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन से क्या बना आपका प्राइमरी oocyte। अच्छा ये बात अपनी कल कहाँ पे चल रही, बिफोर द बर्थ, मतलब फीटल स्टेज की बात कर रहे हैं, मतलब जब जो बच्ची है वो माँ के गर्भ में, यूटरस में, तब उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर म्यूसिस फर्स्ट हुआ एंड इसी को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन टू फॉर्म द टू अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स एंड द स्मॉलर सेल इज नॉन द फर्स्ट पोलर बॉडी। तो इनसे उन्होंने कहा कि छोटी पोलर बनती है, पोलर बॉडी बनती है, और बड़ी को अपन बोलते हैं सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। देखो लास्ट अपन देखेंगे कि जो छोटी बनेंगी उनको अपन क्या बोलेंगे, पोलर बॉडी। जो बड़ी बनती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवम। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, oocyte। क्या बोलते हैं, oocyte बोलते हैं। ठीक है ना। एंड द सेकेंडरी oocyte द अंडरगोज सेकेंड म्यूटिक डिवीजन। इनमें फिर से म्यूटिक सेकेंड होगा और ये आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है, माइटोसिस के जैसा होता है। गिव राइज टू द सेकेंडरी पोलर बॉडी ओवम एंड प्रोसेस ऑफ oogenesis एंड डिप्लॉयड और oogoनियम प्रोड्यूस सिंगल हैप्लॉइड ओवम एंड 3 पोलर बॉडी आर प्रोड्यूस। देखो यहाँ पर अब अपन बात करते हैं प्रॉपरली। देखो तो सबसे पहले ये oogoनियम बना, अब oogoनियम के बाद ये म्यूसिस फर्स्ट रहेगी, यहाँ पर अरेस्ट द प्रोफेस फर्स्ट, और उसके बाद आपका बनेगा प्राइमरी oocyte। इनमें क्या हो जाएगी, देखो ग्रेनुलोसा की सेल बन जाएंगी। चलो मैं ब्लैक पेन ले ले रहा हूँ। इनमें क्या हो जाएगा, ग्रेनुलोसा की ये सेल बन जाएंगी, कहाँ पे, फॉलिकल के चारों तरफ। फिर यहाँ पर FSH आएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। तो ये ग्रेनुलोसा की सेल को और बढ़ा देगा, और जब ग्रेनुलोसा की सेल बढ़ जाएगी तो यहाँ पर 2 लेयर बन जाएंगी। तो बाहर वाली लेयर को बोलेंगे हम थीका एक्सटर्ना। क्या बोलेंगे इसको, थीका एक्सटर्ना। और देखो ये थीका एक्सटर्ना है, और ये अंदर वाली लेयर है तो इसको बोलेंगे थीका इंटरना। क्या बोलेंगे, इंटरना। फिर यहाँ पर क्या है आपकी फॉलिकल्स है ना, फॉलिकल्स। यहाँ पर जब फॉलिकल्स टूटने लगती हैं तो टूटे हुए प्लेस को अपन बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं, एंट्रम। अब एंट्रम में क्या हो जाएगा भाई, म्यूसिस फर्स्ट होगा। तो एंट्रम से क्या बनेगा, ये सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक पोलर बॉडी बन जाएगी। अब यहाँ पर ये 14 डेज निकलेगा, जो सेकेंडरी oocyte है ये 14 दिन निकलेगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद 14 दिन। जब निकला तो उसी को बोला अपन ने ओव्यूलेशन बोला। तो ओव्यूलेशन जब हुआ तो एक हमको बड़ी बॉडी दिखाई दी, इसको हमने क्या कहा, एग कहा, है ना। बाकी 3 छोटी छोटी, तो इसको अपन ने क्या कहा, पोलर बॉडी कहा। तो एक एग और 3 पोलर बॉडी, है ना। तो ये ध्यान रखना। फिर इस ओवम से जब कोई स्पर्म आया, फ्यूज कर गया, तो क्या बनेगा आपका, जाइगोट बन जाएगा, है ना। जाइगोट क्या बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बेबी बनेगा, और इस तरीके से फिर ये कलुआ बन जाता है ना।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में हमको बताना है कि ओवरी, तो इसका भी डायग्राम है आपका ओवरी का। तो ओवरी का पूरा डायग्राम बनाना कि ये एपिथेलियम है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, है ना, और ग्राफिकल फॉलिकल्स डिवाइड करेंगी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी बनेगा, फिर मेडुला, कार्पल लोटियम और कॉर्टेक्स, ये रिलीज हो गया तो ओवम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें भी हमको ग्राफियन फॉलिकल्स का डायग्राम ही बनाना है, तो इसको भी देखना बेटा, है ना। डायग्राम तो आपको सभी बनाना है क्योंकि इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से एक डायग्राम आना तय है ना। स्पर्म का, ओवम का, या फिर टेस्टिस का, या फिर ओवरी का, या फिर ग्राफियंस फॉलिकल्स का, तो एक न एक डायग्राम आना तय 100%। अब हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 15, इनकी फंक्शन को देखना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कार्पस लुटिया का। जो कार्पस लुटियम है इसका क्या फंक्शन है और इसके क्या काम है ना। सबसे पहले देखने वाले अपन कार्पस लुटियम को। तो कार्पस लुटियम को देखने वाले, फिर एंडोमेट्रियम, एक्रोसोम, स्पर्मटेल और फिम्बरी। अगर हम बात करें बेटा कार्पस लुटियम की, तो कार्पस लुटियम इज अ फॉर्म्ड, ये फॉर्म्ड होता है रप्चर ग्राफियन फॉलिकल। जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल है ये कार्पस लुटियम को बनाती हैं, और ये कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकालता है ना। कब? लुटियल फेज। अभी अपन बात करेंगे लुटियल फेज की। लुटियल फेज वह होती है जो क्या नाम 14 डेज के बाद, 15 डेज से और लगभग 28 तक जो टाइम चलता है उसी को अपन बोलते हैं लुटियल, इसी को बोलते हैं अपन सीक्रेटिव फेज। अपन देखेंगे अभी ना। तो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ एफएसएच। जब आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा तो ये इनहिबिट कर देगा एफएसएच और एलएच को। देयर वर द प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, और इन्हीं की वजह से ओव्यूलेशन क्या हो जाता है आपका, रुक जाता है। इट अलाउ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस प्रोलिफरेट एंड प्रिपेयर इटसेल्फ ऑफ द इम्प्लांटेशन। तो ये फिर इम्प्लांटेशन को तैयार करने लगता है और इससे प्रेगनेंसी हो जाती है ना। इसीलिए प्रेगनेंसी हार्मोन्स का नाम क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन, जो क्या निकालता है, कार्पस लुटियम निकालता है। एंडोमेट्रियम क्या होती है, तो जो आपका यूट्रस होता है, तो यूट्रस में 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम। देखो इसको भी थोड़ा सा विधिवत देख लेते हैं ना, ताकि इसका भी कहीं ना कहीं आपको यूज मिल सके। तो ये वेजाइना है। वेजाइना की बात करें बेटा, तो वेजाइना में बर्थ कंट्रोल रहेगा, वेजाइनल कैनाल, सर्विक्स कैनाल, सर्विक्स हो जाएगा, फिर ये ओवरी हो जाएगा। अब ये है आपका यूटेरस, ये क्या आपका यूटेरस, तो इसमें 3 लेयर रहेंगी, ठीक ना, 3 लेयर रहेंगी। और 3 लेयर की बात करें तो कौन कौन सी, उसी लेयर को अपन देख रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो ये 3 लेयर रहती है किसकी, एंडोमेट्रियम की, यूटेराइन की वॉल की। तो पहला एंडोमेट्रियम जो लाइंस ल्यूमेन ग्लैनुलर होता है, और इनमें साइक्लिक चेंजेस आती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी अकर होती है, आती है, तो इसमें इसी में चेंजेस आती है एंडोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम क्या होता है, ये थिकर लेयर होती है, स्मूथ मसल्स होती है, शोइंग द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन। और ये कॉन्ट्रेक्शन कब आता है, जब डिलीवरी होती है। तो डिलीवरी होने के पहले जो दर्द होता है, तो दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका मायोमेट्रियम, क्योंकि यही तो दर्द करवाता है। और दर्द होना जरूरी भी है, अगर दर्द नहीं होगा तो प्रेगनेंसी अच्छे से नहीं होगी, है ना। पेरीमेट्रियम क्या होता है, ये एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन होती है। तो आप ध्यान रखना, पहले पेरी, फिर मायो, फिर एंटो, है ना, तो ध्यान रख सकते हो। अब क्वेश्चन नेक्स्ट पर आते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, देखो एंडोमेट्रियम अपन ने देख लिया, द इनर मोस्ट, देखो एंडोमेट्रियम तो आया था, मैंने तीनों ही लेयर बता दी। इनर मोस्ट लाइनिंग यूट्रस, इट इज द रिच gland undergoes a cyclic change and during the various phase of the menstrual cycle prepare itself the implantation of the embryo। एक्रोसोम की बात करें तो जैसे ये स्पर्म रहता है, तो स्पर्म के ऊपर हेड पर एक्रोसोम प्रेजेंट रहता है। तो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ स्पर्म, आ गया ना, स्पर्म के हेड पर रहता है।
It contain hydrolysis enzyme which hydrolyze the outer membrane of egg and thereby the helping of sperm penetrate the egg in time of fertilization। कहने का मीन्स ये कि ये जो एक्रोसोम रहता है, तो जैसे ये एग है, तो एग में अंदर जाने में कौन हेल्प करेगा? एक्रोसोम है ना। तो पेनिट्रेट करवाता है, मतलब ये कि स्पर्म को अंदर ले जाने में कौन मदद कर रहा है भाई? एक्रोसोम। ओके, फिर स्पर्म टेल की बात करें, इट इज द लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ द स्पर्म, है ना, ये लंबा सा रीजन होता है स्पर्म का, एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फिमरी की बात करें तो फिमरी क्या होता है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ओवेरियन एंड में, और फेलोपियन ट्यूब, है ना, फेलोपियन ट्यूब के एंड में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। जैसे कि अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में देख लेते बेटा, देखो जैसे फिमरी की, हाँ ये देखो, तो ये हो जाएंगे आपकी फिमरी। देखो ये आपकी क्या है? फिमरी है। इसी को अपन ने क्या कहा? फिमरी का। ये इसको या फिमरी को, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। कलेक्ट ओवम आफ्टर द ओवुलेशन, जब ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन के बाद ओवम को कौन कलेक्ट करता है? आपका फिमरी करता है ना, तो ध्यान रखना। अब देखते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं बेटा। टॉपिक का है तो क्वेश्चन नंबर 15। तो ये फिमरी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं कलेक्शन ऑफ द ओवम, ओवम को कलेक्ट करते हैं कब? ओवुलेशन के बाद। एंड फर्टिलाइज फैसिलिटेटेड बाय द वेटिंग ऑफ द सिलिया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 16 में हमको देखना है, सबसे पहले उन्होंने बताया कि ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। एंड्रोजन आर प्रोड्यूस बाय द सर्टोली सेल्स, तो इसके रिगार्डिंग क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सर्टोली सेल नहीं है, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एंड्रोजन तो निकलता कहाँ से? लीडिक सेल से निकलता। क्वेश्चन नंबर, स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द सर्टोली सेल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाँ सही हो जाएगा ये। लीडिक सेल आर फाउंड इन ओवरी, क्या लीडिक सेल ओवरी में होती है? नहीं बच्चों, ओवरी में कहाँ से होती है? अभी तो अपन ने देखा था टेस्टिस में होती है, सेमिनिफरस ट्यूबल्स में होती है। लीडिक सेल सिंथेसिस इन एंड्रोजन, क्या ये एंड्रोजन बनाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? हाँ एंड्रोजन यही तो बनाता है, इसी को अपन ने टेस्टोस्टेरोन कहा। पूजनिसिस टेक प्लेस इन द कार्पस लुटियम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। oogenesis कार्पस लुटियम नहीं होती, कहाँ पर होती है? आपकी ओवरी में होती। कहाँ पर? ओवरी में होती है। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एमसी होती है, तो ये क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। तो स्टॉप क्यों होती है? तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? हाँ ये होती है, सही है ये। क्वेश्चन, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइमेन, है ना, इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, और तो ये क्या जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक दिया गया है। हाइमेंस क्या होता है कि जो वेजाइना रहती है ना, सपोज ये वेजाइना है, तो वेजाइना के आउटर साइड क्या होती है? पतली सी लेयर होती है ना, और इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो पहले ऐसा मानते थे कि जब कोई जो फीमेल रहती है तो उसकी जब फर्स्ट टाइम मैरिज होती है तो वो क्या करते भाई? अपना जो जिससे मैरिज हुई तो उसके साथ वो कॉपरेशन करती है, तो उसको फर्स्ट टाइम जो ब्रीडिंग होती है, तो ब्रीडिंग क्यों होती है? क्योंकि जो हाइमेंस होती है तो ये क्या होती है? मतलब एक प्रकार से ब्रेकन डाउन हो जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं वर्जिनिटी, कुंवारापन बोलते थे, है ना। लेकिन ये डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि आजकल अगर हम साइकिल चलाते तो उससे भी हो जाता है, जंपिंग करते तो उससे भी हो जाता है ये, है ना। तो इसके और भी रीज़न हो सकते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ये वर्जिनिटी को शो करता था, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा ना। तो ये, और आजकल तो एंटी या फिर जो हाइमेंस रहता है तो इसकी सर्जरी भी होती है ना, तो सर्जरी की मीडियम से भी इसको हम क्या कर सकते हैं? सही करा सकते हैं ना, है ना। तो यही सारे इसमें रीज़न है बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो ये जो इसमें कहानी लिखी है तो उसको मैं बहुत एक बेसिक फॉर्म में बता देता हूँ, है ना। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको बताना है, ये सारी जितनी भी कहानी है, तो इस कहानी को पूरा एक बेसिक फॉर्म में बता दे रहा हूँ, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 फेज में चलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने फेज में? 3 फेज में चलती है ना। तो वैसे तो 3 फेज ही है, तो एक फेज को हम बोलते हैं जो फर्स्ट फेज है, ये फर्स्ट से
5th डे तक चलती है, तो उसी को बोलते हैं हम ब्लीडिंग फेज। क्या बोलते हैं इसको? ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। ये ब्लीडिंग फेज हो गई, देखो ये। फिर 6 से 13 तक की फेज को हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज या फॉलिकल प्रोलिफरेट फेज। और 14 डेज तो क्या होता है, ओवम निकलता है, इसी को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। और 15 से 29 तक को लिटिल फेज कहते हैं, है ना। तो अब इसको समझो, इसको पूरी कहानी को नहीं पढ़ना है, वही कहानी जो मैं बता रहा हूँ बहुत सिक्वेंशियल फॉर्म में लिखा है नोट्स में, तो उसको अपन करते हैं बेटा। देखो ये हो जाएगा, देखो। तो यहाँ पर है क्या है, हार्मोन रेगुलेशन फीमेल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। तो द साइकिल इवेंट स्टार्टिंग वन मेंस्ट्रुअल टिल द नेक्स्ट वन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये किस में होती है, मंकी में, बंदर होती है, एपेक्स में, ह्यूमन में होती है। अगर हम जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं मेनार्की, और जब ये बंद हो जाती है उसको बोलते हैं मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है ना। तो साइकिल अगर द ओवरी रिमेन अनफर्टाइल, लैक ऑफ द साइकिल में भी इंडिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। अगर साइकिल नहीं आती है तो हम समझ जाएंगे, जैसे ये टिंकी है ना। अगर टिंकी का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है, इसके पीरियड्स नहीं आ रहे, तो हम समझ जाएंगे कि टिंकी क्या हो गई भाई, प्रेग्नेंट हो गई। तो इंडिकेशन लैक ऑफ प्रेगनेंसी एंड स्टैंड पुअर हेल्थ। हाँ देखो, ये प्रेगनेंसी में तो ठीक है नहीं आएगी, लेकिन स्ट्रेस या पुअर हेल्थ की वजह से भी फिर ये नहीं आएगी ना। तो ऐसा मत समझना कि भाई टिंकी प्रेगनेंट ही हो गई, ऐसा नहीं। शायद पुअर हेल्थ उसकी वजह से भी ये रुक सकता है, या फिर डिले हो सकता है, या तो आगे या पीछे, है ना। तो एवरेज ऑफ द ह्यूमन 28 to 29 डेज। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करें तो इसके तो ये हाइजीन, हमको हाइजीन ही बरतना चाहिए, मतलब ये साफ सफाई रखना चाहिए, है ना। चेंज सैनिटरी पैड आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर, है ना। 4 से 5 घंटे बाद हमको जो पैड रहता है इसको चेंज करते रहना चाहिए, है ना, ताकि कोई इन्फेक्शंस की चांस ना रहे। एंड डिस्पोज एंड यूज द सैनिटरी नैपकिन प्रॉपरली, रैपिंग इन इट इज ए यूज ऑफ द पेपर, है ना। तो हमको इसको प्रॉपरली फोल्ड करके बाय द मीडियम ऑफ पेपर एंड डिस्पोज इन केयरफुली आफ्टर द हैंडिंग नैपकिन वॉज हैंड्स विद सॉप, है ना। तो हमको क्या करना, साफ सफाई से रहना चाहिए और साबुन से हाथ धोना चाहिए, ताकि हम इन्फेक्शन से बच सके, है ना। अब देखते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करें तो चेंज इन द ओवरी एंड यूटेरस एंड इंड्यूस बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। देखो तो यहाँ पर दो जगह चेंज आएंगे आपके, एक तो पिट्यूटरी में और एक ओवेरियंस में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन, तो ये फेज फर्स्ट है, ये फेज सेकंड है, और ये क्या आपकी थर्ड फेज, और नीचे क्या है आपकी फोर्थ फेज। तो एक और फेज लिखी होगी, चलो वो मार बता रहा हूँ। तो पहले 3 कर लो आप, है ना। तो देखो जो मेंस्ट्रुएशन होती है, तो अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो ये 3 से 5 दिन तक चलती है, कौन सी, मेंस्ट्रुएशन। इनमें हार्मोन का इफेक्ट क्या है, तो ये प्रोजेस्टेरोन इसमें क्या होता है, घट जाता है। फिर ओवरी की बात करें तो ओवरी में क्या रहेगा, जो कार्पस लुटियम रहेगा तो ये डीजनरेट हो जाएगा। और इवेंट क्या रहेगी, तो इसमें एंडोमेट्रियम टूटेगी, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंड इट्स ब्लड। अच्छा, एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स होती है, और फॉर्म दैट लिक्विड आउट थ्रू द वेजाइना इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो। जो वेजाइना के थ्रू जो फ्लूइड आता है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, या इसी को हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो यही पीरियड्स हैं। फिर दूसरा होता है फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव फेज, इसको ये वेरिएबल होती है, एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन एफएसएच। यहाँ पर एफएसएच बढ़ जाएगा, एलएच भी बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से एस्ट्रोजन जो फॉलिकल्स है, एस्ट्रोजन फ्रॉम द फॉलिकल्स, तो ये सीक्रेशन हो जाएगा। फिर ओवरी की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रेजुअली मैच्योर होंगी, किसमें, ग्रेफियन फॉलिकल्स में। मतलब देखो ये प्राइमरी फॉलिकल्स थी, अभी धीरे धीरे बढ़ेंगी और क्या बनाएंगी, ग्रेफियंस फॉलिकल्स बनाएंगी। कब, इसके बाद, क्योंकि तो ये ओवरी के अंदर ये प्रॉपर चल रही, ये पहली प्राइमरी, तो ये सेकेंडरी बनाएगी, है ना। सेकेंडरी फिर ये चलता रहेगा कब तक, 14 डेज तक, और 14 डेज के बाद ये ओवम निकल जाएगा, और उसी को अपन ने क्या कहा, ओवल्यूशन करा। तो ओवल्यूशन जब ओवम निकलेगा तो उसको पहले तैयार होना चाहिए कि नहीं, तो ये तैयारी के स्टेज को अपन क्या बोलेंगे, प्रोलिफरेटिव फेज। तो एंडोमेट्रियम रीजनरेट हो जाती है थ्रू द प्रोलिफरेशन। अब 14 डेज आ गया, मतलब 1 से 5 दिन फर्स्ट फेज, 6 से 13 दिन दूसरी फेज, और 14 डेज में आपकी थर्ड फेज।
इसी को ओव्यूलेशन कहा, मतलब 14 डेज मिडिल साइकिल में जो ओवम निकलता है उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। इसमें LH सर्ज मतलब FSH एंड LH अगर पीक पर पहुंच जाते तो इसको बोलते हैं LH सर्ज। क्या बोलते हैं इसको? LH सर्ज। क्वेश्चन अच्छा है। फिर ओवरी में क्या आता है? रप्चर द ग्रेफियन फॉलिकल, ये टूट जाती है और ओनली वन ओवम एंड साइकिल, तो एंड से जब टूटती तो एक ओवम या साइकिल्स इसमें निकलती हैं। यूटरस की बात करें तो प्रोलिफिकेशन एंड यूनिटी ऑफ द कॉन्टिन्यू, तो ये यूटरस में होने वाले चेंजेस हैं और ये आपके ओवरी में होने वाले चेंजेस है। इसमें हार्मोन्स का इफेक्ट क्या है, तो तीनों को मैंने बहुत सीक्वेंस में बता दिया। बाकी एक लास्ट रह गया लुटियल सिकेट्री फेज, तो ये फिक्स 14 डेज एंड हार्मोन देयर सिक्रेशन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ओवरी की बात करें तो यहाँ पर ग्रेफियन फॉलिकल ट्रांसफर इनटू द कार्पस लुटियम। एंड इवेंट की बात करें तो एंडोमेट्रियम ट्रांटेन द ओवम रिमेन अनफर्टिलाइज्ड एंड एंडोमेट्रियम सिलग ऑफ द मेकिंग न्यू साइकिल। उन्होंने कहा ये कहा कि अगर देखो ये फर्टिलाइजन हो गया, फर्टिलाइजन मतलब ये कंप्लीट हो गया, तो फिर एंडोमेट्रियम मेंटेन हो जाएगी, और नहीं हुआ तो बस ये टूट जाएगी। बस ये तो कहानी है भाई। कंप्लीट हो गया तो मेंटेन, प्रेगनेंस हो जाएगी फिर, अगर नहीं हुआ तो ये जो एंडोमेट्रियम में टूट जाएगी, बस इसी से ब्लड निकलेगा, उसी को मेंस्ट्रुअल फ्लो कह देंगे ना। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आप देख पा रहे हो बेटा। फिर देखते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो समझ रहे हैं बेटा, है ना। तो ये अपन ने देख लिया बेटा। तो ये सारी कहानी वही लिखी बेटा, आप पढ़ लेना इसको, वही सारी कहानी लिखी जो मैंने आपको बताया, तो आपको इसको रीड करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, पार्चुरेशन क्या है। तो पार्चुरेशन क्या है ये भी आप जानते हो। पार्चुरेशन कहे तो पार्चुरेशन हार्मोन्स इन्वॉल्व द इंडक्शन ऑफ द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज द प्रोसेस गिविंग द बर्थ टू बेबी, मतलब बेबी की बर्थ होने की कहानी को हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस गेट कंप्लीटेड मदर बॉम्ब। बॉम्ब कहे तो यूटरस, मदर की यूटरस में बनता है। द हार्मोन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सेशन, ये हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन सी? ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सेशन। एंड ऑक्सीटोसिन लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड मायोमेट्रियम एंड यूटरस एंड डायरेक्ट फिल टर्म fetus toward the birth canal, and other hand the relaxation hormones and cause relaxation pelvic ligament and prepare of the uterus and childbirth। देखो इसको समझो पहले कि इसने कहा क्या है, तो इसको समझने के लिए अपन चलते हैं कहाँ पे? डायग्राम पर चलते हैं। देखो तो देखो ये है आपकी पार्चुरेशन, ये क्या है? आपकी पार्चुरेशन है। तो पार्चुरेशन की अगर हम बात करें बेटा, पार्चुरेशन क्या है, तो खोल लिखा है यहाँ पे ये पार्चुरेशन क्या होता है। चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो तो पार्चुरेशन क्या होता है, तो आपको बताना है कि डिलीवरी ऑफ द फीटस, सीधी बात है, चाइल्ड बर्थ कराना है, डिलीवरी कराना है, इसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं। तो पार्चुरेशन जब होता है तो सिग्नल आना स्टार्ट हो जाती है। सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट, तो ये सिग्नल आते कहाँ से सर? फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा से। मतलब देखो ये आप समझ पा रहे, ये बेबी है, ये क्या? ये बेबी, देखो ये बेबी है। तो जैसे ही डेवलप, तो यहाँ से प्लेसेंटा से सिग्नल जाएंगे हमारे कहाँ? ब्रेन जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? ब्रेन। और ब्रेन से कहेंगे भाई साहब मुझे बाहर निकालो, मैं तैयार हो चुका हूँ, अब 9 मंथ कंप्लीट हो गया, मुझे बाहर निकालो। तो ब्रेन क्या करेगा? फिर मैसेज भेजेगा कहाँ पर? अच्छा, ये मिड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, इसी को बोलते हैं हम फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। तो ये मैसेज करते ब्रेन को। तो मैसेज जो ब्रेन रहता है ये क्या करता है भाई? ऑक्सीटोशन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑक्सीटोशन यहाँ से निकला, तो ये क्या करेगा? मायोमेट्रियम में जाएगा और वहाँ पर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। और उसके बाद जैसी कॉन्ट्रैक्शन तो हमको बहुत दर्द होगा, और जैसी दर्द होगा तो यहाँ पर बेबी को हम बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर निकालेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन, है ना। और प्लेसेंटा भी बाहर निकल आता है, तो प्लेसेंटा को हम क्या कर लेते हैं? कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि दर्द किसने करवाया? ऑक्सीटोसिन इज अ सिंथेसाइज्ड बाय द सोर्स ग्लैंड हाइपोथैलेमस बट रिलीज इन द पोस्टीरियर। तो ये बना तो हाइपोथैलेमस में, लेकिन रिलीज कहाँ से हुआ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हुआ। तो चाइल्ड बर्थ इज द इंड्यूस ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म involve the cortisol or estrogen oxytocin and doctor inject the oxytocin induce the delivery।
तो अगर दर्द नहीं होता तो डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है दर्द के लिए तो यही लगाता है, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। तो इससे दर्द स्टार्ट हो जाता है ताकि ये बच्चा जो आपका ये आसानी से बाहर आ सके। तो ये आपकी कहानी हो गई बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। तो 19 में इन्होंने बताया कि भाई सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में इन्होंने कुछ बात की है। तो सीधी बात आप जानते हो, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें बेटा तो मैं इसको भी डायग्राम के फॉर्म में बताऊँ क्या। हाँ, तो देखो इसको भी देख लो थोड़ा सा। जैसे कि देखो ये आपका बेबी है। बेबी अगर लड़की होती गर्ल तो इसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, और लड़का होता है तो इसमें क्या होता है आपका एक्स वाई क्रोमोसोम। तो हमने माता को लिया और पिता को लिया, माता एक्स एक्स क्रोमोसोम और पिता एक्स वाई। तो इस एक्स को लेंगे, है ना, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे देखो इससे, ऐसे समझ लेते हैं। चलो यहाँ पर देखो हमने क्या लिया भाई, ये है आपका टिंकू है और ये है आपकी टिंकी। तो इनमें कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं। टिंकू की बात करें तो टिंकू में क्या है एक्स एक्स, इसमें एक्स वाई है। अच्छा, ये 1 पेयर, ये भी 1 पेयर, तो बाकी जो 22 पेयर है इसमें भी कितने 22 पेयर प्लस 1। तो 22 पेयर, दोनों की 22 पेयर को अपन एक साथ क्या बोलते थे, ऑटोसोम। क्या बोलते थे इसको, ऑटोसोम। तो बाकी जो एक्स एक्स और एक्स वाई है इसी को बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसको, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, अब यहां पर एक एक्स आपका ये वाला एक एक्स, तो इसको अपन क्रॉस कराएंगे दोनों एक्स वाई के साथ। तो पहले एक्स के साथ, फिर इसी का किसके साथ, वाई के साथ कराया, तो एक्स एक्स बना, वाई के साथ तो एक्स वाई बना। अब ये जो बचा वाला एक्स है इसको भी थोड़ा सा कलर ले लो। हाँ चलो, तो इस एक्स को अपन फिर से एक्स के साथ कराएंगे तो एक्स एक्स बचा, और यहाँ पर फिर इसके साथ एक्स वाई के साथ कराएंगे। मतलब एक्स को लिया एक्स वाई दोनों के साथ, फिर एक्स को लिया एक्स वाई दोनों के साथ। तो आप खुद बताओ, देखो 2x तो लड़की कितनी 50% और एक्स वाई तो लड़का भी कितना 50%। इसी को बोलते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। अब देखो, अब सेक्स डिटर्मिनेशन तो हो गया आपका। तो यही सारा उसमें लिखा कि ऑल द ह्यूमन बीइंग 23 पेयर क्रोमोसोम ह्यूमन मेल एंड हैव 22 पेयर ऑटोसोम्स एंड contain 1 or 2 type of sex chromosome, they either X and Y, and on the contrary human female 22 pair is a autosome। आ गया ना वही autosome and contain only X chromosome is called sex chromosome, and sex of the individual of the determined by the type of male gamete, और male gamete क्या है X and Y, है ना, and fuse with the female gamete X and fertilize sperm X and the baby will be the गर्ल एंड वाई अगर है तो वाई होगा। वही आ गया, तो वही कहानी पूरी। अगर एक्स एक्स मिला तो वही गर्ल होगी, और एक्स वाई मिला तो क्या हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा ना, वही कहानी। चलो, तो 20 क्वेश्चन है कि ह्यूमन, हाउ मैनी एग आर रिलीज इन द ह्यूमन ओवरी अ मंथ, एंड हाउ मैनी एग यू थिंक वुड यू बी रिलीज ऑफ द अदर गैप बर्थ आइडेंटिकल ट्विन। जुड़वे बच्चे की कहानी बताना है ना। तो चलो जुड़वे बच्चे की कहानी देख लेते हैं। पहले इसको पढ़ लेते फिर मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना। देखो इसमें क्या लिखा है, ओवरी रिलीज एग एवरी मंथ। आपको पता ही भाई एग तो प्रत्येक महीने में निकलता है। तो 2 बेबी आर प्रोड्यूस इन सक्सेशन इज कॉल्ड ट्विंस, है ना। इज कॉल्ड ट्विंस मतलब ऐसे समझो कि सपोज दैट ये आपका एग है, और ये है आपका स्पर्म। तो स्पर्म एग से फ्यूज हुआ। अब एग क्या बनेगा, जाइगोट बनाएगा, ठीक है ना, जाइगोट बनाएगा। लेकिन एक जाइगोट बना, क्या, एक जाइगोट बना, और एक जाइगोट बना तो ये डिवाइड हो गया कितने 2 में। जाइगोट तो एक है बस, इसके अंदर डिवीजन हो गया। तो इसी को बोलेंगे हम मोनोजाइगोट ट्विंस। क्या बोलेंगे इसको, मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलेंगे। लेकिन ये स्पर्म
ये 2 ओवम, यहाँ पर भी यहाँ पर दोनों क्या हुए, फ्यूज हुए, तो जाइगोट बना। इनसे क्या बनेगी, 2 प्लेसेंटा बनेंगे अलग अलग, और इसी को बोलेंगे हम डाई जाइगोटिक ट्विंस बोलेंगे, या डाइजेनिक ट्विंस बोलते हैं इसको, है ना। तो ये लिखा है ट्विंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सिंगल एग, अगर एक एग से हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे monozygotic, and separation of early blastomia resulting from first zygotic leaf. As a result, the young ones formed will same of the genetic makeup and true is called identical twin. ये सब कुछ सेम रहेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल बोलेंगे। और फिर क्या होता है, नॉन आइडेंटिकल्स होता है। तो इफ द फ्रेटर्नल का वही डाइजेनिक कंडीशन को बोला है, एंड दे वुड विद हैव डेवलप्ड फ्रॉम द 2 separate egg and happen to egg, one from each ovary, and are the release of the same time fertilized by 2 separate sperm, and hence the young developed in separate gene and other the called is a non identical या fraternal twins, है ना। तो इसमें ये, तो इसको चलो डायग्राम से समझ लेते बेटा, डायग्राम से समझ लो, क्योंकि डायग्राम से चल के आ जाएगा समझ में आपको। चलो देखो ये डायग्राम लिया है, अब देखो डायग्राम, एक मिनट, हाँ। अब देखो जैसे ये आपका है, क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, इसमें ये एग है आपका, क्या है, एग, और ये क्या है, स्पर्म। तो एग स्पर्म में जा रहा, तो आपका जाइगोट बनेगा कि नहीं, और जाइगोट टूट गया, स्प्लिट हो गया, तो जाइगोट टूट गया, तो ये आपका आइडेंटिकल, ये भी और ये भी दोनों सेम है, और इन्हीं आइडेंटिकल को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, शेयर्ड प्लेसेंटा। देखो प्लेसेंटा एक है लेकिन बच्चे 2 हो गए, इसी बोलेंगे हम ट्विंस, क्या बोलेंगे उसको, जुड़वा बच्चे बोलते। तो ये रियलिटी तो यही रहता है, सॉरी मेनली तो यही रहता है, जुड़े बच्चे रहते हैं। लेकिन क्या हुआ, डाइजाइगोटिक की बात करते भाई, 2 डाइगोट है ना, 2 जाइगोट आ जाएंगे यहाँ पे। तो क्या हुआ कि भाई एक ओम ये, एक ओम ये, दोनों से स्पर्म मिल गया, तो यहाँ पर जाइगोट इसमें भी ना, इसमें जाइगोट बना, और जेनेटिकली डिस्टिंक्ट 1-2%, और यहाँ पर प्लेसेंटा भी 2 बनेंगे, इसका अलग इसका अलग। तो ये बहुत कम में ही होता है ऐसा, जनरली बहुत कम में होता है, लेकिन आपका ट्विंस बहुत ज़्यादा होता है ना। उसके बाद देखते हैं, तो अब हम देखते हैं आपका फाइनल लास्ट क्वेश्चन 21। इसमें उन्होंने पूछा कि हाउ मैनी एग डू यू थिंक वर रिलीज बाय द ओवरी फीमेल डॉग गिव बर्थ 6 पपी, मतलब एक फीमेल डॉग है वो 6 पपी देती है, तो इसका क्या कारण है। तो डॉग एंड रोडेंट आर पॉली ओव्यूलेटरी स्पीसीज, ये क्या है, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, और ओव्यूलेटरी का मतलब होता है ओव्यूलेशन या ओवम। तो ये पॉली ओव्यूलेटरी स्पीसीज होती है, इन दिस स्पीसीज मोर देन वन ओवम इज रिलीज, मतलब इनमें एक से ज्यादा ओवम क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, एक से ज्यादा। एंड द फॉर्म एट द ओवरी टाइम ऑफ द ओव्यूलेशन के टाइम पे, एंड 6 एग वर रिलीज बाय द ओवरी फीमेल डॉग प्रोड्यूसिंग 6 पपी। उन्होंने कहा जैसे देखो ये भाई डॉग है, कौन सा डॉग सर, फीमेल डॉग, तो फीमेल डॉग ने कितने एग निकाले, 6 एग, 6 एग्स निकाले। तो इसके बाद जब कोई ये मेल डॉग है, ये इसको ओव्यूलेशन करेगा तो इसका स्पर्म हो गया, है ना। तो एग कितने हैं, 6, तो स्पर्म जाएगा कितने, 6 ही एग में जाएगा, तो इसके 6 पिल्ले बन जाएंगे, इतना 6 पप्पी, है ना। तो 6 पिल्ले इसके बन जाएंगे। तो ये कहानी थी। तो फाइनली हमने सारा चैप्टर कर लिया, है ना। तो डे 1 देख लिया अपन ने, डे 2 देख लिया, और अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप डे 1 देखो, फिर डे 2 भी मैंने कर दिया, तो ये भी देखो, और इसको देखने के बाद अपन कल करेंगे डे 3 ना, डे 3। तो डे 3 में देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ संबंधी क्वेश्चन, तो इसको भी अपन कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।